बात तो सार्वजनिक दृष्टि से सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को विदेश और विदेशियों में ज्यादा भरोसा है और ज्यादा उनको वहां पर आनंद भी आता है। इसलिए जब देश में खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल, और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। तो ये दिखाता है कि बार बार उनको विदेश से ज्यादा लगाव भी है, पर यह बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। या ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन किसी विदेश की भूमि या धरती से कनेक्टेड था, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। शंका तो हमेशा होती। आज जिस प्रकार से कुछ प्रमाण सामने आया है, जिसमें निकलकर आया है कि कैसे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और उसका डेटा पॉइंट दोनों भारत के बाहर से बनकर आया था। और ये ऐसा टेक्निकल अनडिनाएबल प्रूफ है जिस पर लाख लीपापोती करने के बाद भी, जिस पर लाख जस्टिफिकेशन देने के बाद भी उस डेटा को छुपाया नहीं जा सकता कि डेटा जो बेटा के हाथ में आया था वो दरअसल फॉरेन या विदेश की धरती से लेता। और इसीलिए आज कई सारे सवाल निर्माण हुए। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का तो ऑफिशियल बयान है कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट। फिर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे तो एक नहीं अनेकों बार उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल निशान करते हुए कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड एंड आई एम वंडरिंग व्हाई द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट इंटरवीनिंग। मतलब कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर देना और संप्रभुता पर हमला भी करने का काम राहुल गांधी ने किया। अपनी व्यक्तिगत वार्तालाप और बातचीत में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारत में विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। पार्लियामेंट आप लोग कवर करते हैं, पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले एक सोरोस स्पॉन्सर्ड और सोरोस गाइडेड डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट जैसे ही आता था तो कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी उस सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट को लेकर भारत की संसद को हॉस्टेज बनाने का काम करते थे और सुप्रीम कोर्ट में फिर उस पूरी बात पर कुछ निकलता नहीं था। हमने देखा सेशन कई सारे निकल गए, परंतु सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर किस प्रकार से भारत की संसद को बंधक बनाया गया। और सोरोस के कुछ लोग तो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ सीधे शामिल हो गए। तो सवाल यह बनता है राहुल गांधी जी से कि क्या दरअसल जो आप ये डायलॉग बोल रहे हैं सेव डेमोक्रेसी, पर ये सेव डेमोक्रेसी नहीं, ये भारत के अंदर इंटरफेयर विद आवर डेमोक्रेसी का एजेंडा लेकर किसी फॉरेन हैंड से तो आप गाइडेड नहीं है कठपुतली की तरह। सवाल यह बनता है कि डायलॉग तो यहां पर आप दे रहे हैं, पर इसकी स्क्रिप्ट और पटकथा लिख कौन रहा है बाहर से। सवाल तो यह बनता है कि बार बार ऐसी सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से हम देखते हैं कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जिस प्रकार का आप हमला बोलते हैं वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड या विदेशी स्पॉन्सर्ड क्यों नजर आता है। और मैं कोई एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, मैंने पूरी सीरीज गिना दी। ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कहते हैं कि नारा वोट चोरी का है, दरअसल नारा वोट चोरी का नहीं है, दरअसल बात है ट्रूथ चोरी की। राहुल गांधी एलओपी
लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं और उनकी ट्रूथ चोरी का आलम यह है कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने आरोप लगाए चुनावों को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर उन्होंने हरियाणा के चुनाव पर आरोप लगाए, उस पर कुमारी शैलजा ने बोला कि हम हरियाणा चुनाव हुड्डा जी की वजह से हारे। फिर उन्होंने बिहार के अंदर एसआईआर जो एक्टिविटी हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं लगाया और इनके बीएलए वहां पर कोई प्रमाण नहीं दे पाते। अब हाल ही में, कल ही की बात है कि जो राहुल गांधी जी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक पीआईएल के रूप में एक पीआईएल आर्टिस्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर किया और मद्रास हाईकोर्ट ने इस पीआईएल और उसके सारे कंटेंट को, जो तो अब सवाल है निशान है कि वो कंटेंट इधर से बना है कि वो कंटेंट डिसकंटेंट पैदा करने के लिए किसी और जगह से पैदा होकर और बनाकर आया है, उस पीआईएल को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटिशनर या पीआईएल आर्टिस्ट पर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया और कहा कि इसमें ना कोई तथ्य है, ना कोई बेसिस है, ना कोई इसमें यह पिटिशन को वेल कंसीव्ड कहा जा सकता है, ये इल कंसीव्ड पिटिशन है। मतलब कि राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे वोट चोरी के तथाकथित नैरेटिव पर एक और जुडिशरी का हथौड़ा चला है। पर जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। राहुल जी के भी आधुनिक काल में 3 बंदर, सच मत बोलो, सच मत देखो और सच मत सुनो। अब देखिए, राहुल गांधी जी तक यह समस्या सीमित होती तो बात ठीक थी। राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, बातें करते करते महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा से चलते चलते कर्नाटक तक पहुंचते पहुंचते अब उन्होंने कल कहा कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी चोरी हो चुकी। जब आप ही में से एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, आपकी तो 325 सीट आने वाली थी, 325 वोट आने वाले थे, क्या हुआ उसमें? तो राहुल गांधी ने बोला यहां पर भी वोट चोरी हुई, वोट चोर गद्दी छोड़, यहां पर भी उनको वोट चोरी दिख गई। राहुल जी, ये तो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था, इस चुनाव में जो भी सारी प्रक्रियाएं थी वो पहले से सभी को पता थी। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले, तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते जिसकी आप पैरवी करते हैं। और डीएमके लगातार जिस प्रकार की बातें तमिलनाडु के प्राइड की करती है, आज मेरा सीधा सवाल है उनसे जो ओबीसी समाज की और तमिलनाडु की पैरवी करते हैं, क्या आपको इस प्रकार के आरोप स्वीकार्य हैं? अब देखिए, सवाल केवल एक नेपो किड का नहीं है, ये तो कांग्रेस के नेपो किड की बात है, पर नेपो किड्स में भी किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है प्रोपेगेंडा फैलाने में, उसका परिचय तब मिलता है जब टीएमसी के नेपो किड अभिषेक बैनर्जी उनसे एक कदम आगे बोलते हैं कि यहां पर तो 15-20 करोड़ रुपए दे दिए गए सांसदों को वोट करने के लिए।